हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने बायो-सेवर्ट लॉ और बायो-सेवर्ट लॉ से हमने उसका एक फॉर्मूला निकाला था जिससे मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट एलिमेंट से निकाल सकते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ बेसिकली नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स से डिराइव किया गया एक फार्मूला था जिसको बायो और सेवर्ट नाम के दो साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके डिराइव किया। उस फार्मूले की हेल्प से हम किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम उस बायो-सेवर्ट लॉ को यूज करके एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। ये फार्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस फार्मूले पर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बनती हैं। देखिए, बहुत आसानी के साथ हम इसको डिराइव कर लेंगे। तो टॉपिक का नाम बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टार्टिंग में हम पहले फाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करेंगे XY, जिसकी वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखिए, मान लीजिए एक स्ट्रेट कंडक्टर XY है, इसमें I करंट फ्लो कर रही है X से Y की तरफ। चूंकि हमें बायो-सेवर्ट लॉ को यूज करते हुए किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसलिए इस XY वायर पर हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं DL। मान लीजिए इस वायर के किसी O पॉइंट से A परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता करना है। देखिए, फिगर में अभी तक हमने क्या किया है, एक XY कंडक्टर बनाया है। फाइनाइट लेंथ का ये कंडक्टर है फिलहाल। एक O पॉइंट है कंडक्टर पर, उस O पॉइंट से A परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल a पर कोई एक पॉइंट है P, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना। एक DL एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया है। मान लीजिए ये जो DL एलिमेंट है ये इस O पॉइंट से L लेंथ पर, L डिस्टेंस पर, ठीक है, O पॉइंट से L डिस्टेंस पर एक DL एलिमेंट है। साथ ही साथ ये मान लीजिए इस DL एलिमेंट से P पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है और ये एंगल थीटा, जैसा कि बायो-सेवर्ट लॉ में हमने पहले देखा था। और मान लीजिए ये वाला एंगल फाई, ठीक है। इतनी फिगर पहले हमें समझ लेनी है। एक XY कंडक्टर और उस कंडक्टर के किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मान लीजिए जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A कंसीडर की गई है उस पॉइंट को हमने O कंसीडर कर लिया है। O पॉइंट से L डिस्टेंस पर एक स्मॉल एलिमेंट DL कंसीडर कर लिया है और DL से R डिस्टेंस पर ये P पॉइंट मौजूद है। P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर और DL एलिमेंट के बीच में मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है।
तो बायो-सैवर्ट लॉ को यूज करते हुए सबसे पहले इस डीएल एलिमेंट की वजह से जो पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, पहले हम उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ, dV is equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r square, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सीधे सीधे बायो-सैवर्ट लॉ है ये जो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। लेकिन हमें इस पूरे XY कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या करेंगे? तरीका यह है कि इस XY कंडक्टर को बहुत सारे छोटे छोटे डीएल एलिमेंट में तोड़ दिया जाए। सभी डीएल एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाला जाए और उन सभी मैग्नेटिक फील्ड्स का वेक्टर सम कर दिया जाए, तब हम इस पूरे कंडक्टर की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। या कहें कि इस पूरे कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट कर दिया जाए। देखिए, अगर इस X पॉइंट से P पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ करें और इस एंगल को हम phi 1, ऐसे ही इस Y पॉइंट से P पॉइंट तक एक लाइन ड्रॉ कर दें और इस एंगल को phi 2 बोल दें, ठीक। अगर इसको हम बेस लाइन मान लें, बेस लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो ये -phi1 और ये +phi2। अगर हम इस dV को -phi1 से +phi2 तक इंटीग्रेट कर दें तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। यानी कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -phi1 to +phi2 dV। तो हमने जो वेरिएबल कंसीडर कर लिया है वो फाई कंसीडर कर लिया, -phi1 to +phi। जबकि अगर dV को देखें तो dV में कहीं फाई की टर्म्स में कोई टर्म है ही नहीं, dl है, ये sin थीटा है, ये r। तो जो इक्वेशन 1 है, इस इक्वेशन 1 में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सभी वेरिएबल्स को हम फाई की टर्म्स में पहले ले आएं और फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, फिर उसको -phi1 से +phi2 तक इंटीग्रेट कर दें, हमें मैग्नेटिक फील्ड पूरे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मिल जाएगा। देखिए, पहले हम ये देखते हैं वेरिएबल क्या क्या चीज़ है। V0/4 कांस्टेंट है, I करंट कैरिंग इन द वायर कांस्टेंट है, DL लेंथ वेरिएबल है, कितनी भी लेंथ का आप करंट एलिमेंट ले सकते हैं। साइन थीटा में ये थीटा डीएल एलिमेंट जहां लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये थीटा वेरी कर जाएगा। आर डीएल एलिमेंट जहां लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आर भी वेरी कर जाएगा। क्योंकि एल वेरिएबल है तो डीएल भी वेरिएबल है। तो इस इक्वेशन में आई और μ0/4 तो कांस्टेंट हैं, जबकि डीएल साइन थीटा और आर स्क्वायर ये वेरिएबल्स हैं। तो इन वेरिएबल्स को हम फाई की टर्म्स में लेकर आएंगे। देखिए जरा फाई की टर्म्स में कैसे लेकर आते हैं। ये पॉइंट हमने O कंसीडर किया, ये P, और जहां पर एलिमेंट हमने कंसीडर किया है DL, उस पॉइंट को कंसीडर कर लीजिए Q। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया POQ। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल OPQ किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 90 डिग्री होता,
ये 90 है ही, इसलिए थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। थीटा प्लस फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस फाइव। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू, थीटा की जगह लगा दीजिए 90 माइनस फाइव और साइन 90 माइनस फाइव इज इक्वल टू होता है भाई कॉस फाइव, इक्वेशन नंबर 2। देखिए जो थीटा की टर्म्स में था वेरिएबल साइन थीटा, वो फाइव की टर्म्स में आ गया, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस फाइव। इसी तरीके से हम आर को भी फाइव की टर्म्स में लेकर आ जाएंगे और डी एल को भी साइन की टर्म्स में लेकर आ जाएंगे। फिर इसी ट्रायंगल में जरा देखते हैं क्या होता है। इस ट्रायंगल में कॉस फाइव की वैल्यू लगाइए, आल्सो cos phi is equal to cos phi is equal to base upon hypotenuse by base a hypotenuse r। तो यहां से हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, r is equal to a upon cos phi या a sec phi, इक्वेशन नंबर 3। देखो r भी phi की टर्म्स में आ गया। यहां पर एक कांस्टेंट टर्म है, क्योंकि अगर हमें किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा तो ये कहा जाएगा कि 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे निकालिए या 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे निकालिए। तो ये जो डिस्टेंस दी गई है वो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से, जो कि कांस्टेंट है कि इतनी डिस्टेंस पर हमें निकालना है। तो ए फिक्स है यहाँ पर कि इतनी ही डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा पता करना होगा तो ए की वैल्यू तो बढ़ेगी, लेकिन फिर वो पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही निकालना है किसी एक गिवन पॉइंट के लिए, ए फिक्स है। ठीक है, तो ए इज फिक्स फॉर अ गिवन पॉइंट। तो ए को हम यहां पर कांस्टेंट कंसीडर करेंगे किसी गिवन पॉइंट के लिए। नाउ आर की वैल्यू फाइव की टर्म्स में आ गई, साइन थीटा की वैल्यू फाइव की टर्म्स में आ गई। अब हमें निकालनी है डीएल की वैल्यू। तो इसी ट्राइंगल में जरा tan फाइव देख लीजिए क्या होगा। tan फाइव परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है इसमें L और बेस क्या है A। तो L इज इक्वल टू A tan फाइव। लेकिन हमें वैल्यू चाहिए DL की, हमें वैल्यू चाहिए DL की। वैल्यू आ गई L की, तो क्या करें इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर देंगे फाइव के रेस्पेक्ट में। तो DL अपॉन डी फाइव क्या आ जाएगा, तो DL अपॉन डी फाइव इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव। तो DL की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी फाइव को उधर पहुंचा दीजिए। तो DL इज इक्वल टू ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव, इक्वेशन नंबर 4। 2, 3, 4 इक्वेशन से जो जो वैल्यूज आई हैं, इन इक्वेशन को, उन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ जरा वैल्यू लिख देता हूँ किस किस की क्या आई हैं। देखिए साइन थीटा की जगह हम पुट करेंगे कॉस फाइव, आर की जगह पुट करेंगे ए सेक फाइव और डीएल की जगह पुट करेंगे ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव। अब इसको मिटा दो। ठीक है, ये वैल्यू जिसमें पुट कर दो तो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए सेक स्क्वायर फाइव डी फाइव साइन थीटा कॉस फाइव अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव। देखो भाई सेक स्क्वायर फाइव से सेक स्क्वायर फाइव कैंसिल हो गया, ए से ए के कैंसिल हो गया। तो डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई और ए भी अपॉन में है कॉस फाइव डी फाइव। ये अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर देंगे। टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई
V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -φ1 to +φ2 और म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a cos phi d। बस इसको सॉल्व कर देंगे और हमें स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं भाई कैसे सॉल्व होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे। V इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a इंटीग्रेशन -φ1 to +φ2 cos phi d phi और cos का इंटीग्रेशन sin phi, तो म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a sin phi -φ1 to +φ2। फिर अपर लिमिट की जगह इस फाई की जगह अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे। म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a, फाई की जगह φ2 sin φ2 माइनस sin -φ1। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ माइनस जब आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। V इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a साइन φ2 प्लस साइन φ1। ये रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है किसी फाइनाइट लेंथ की कंडक्टर के लिए। जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो वो इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस भी लगती। अब जरा स्पेशल कंडीशन समझ लेते हैं क्या है। मान लीजिए ये जो वायर अभी फाइनाइट लेंथ का था, ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का। देखिए जैसे जैसे इस वायर की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे ये एंगल φ1 और φ2 इंक्रीज होना शुरू होगा। इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये जो φ1 है वो नियर अबाउट 90 डिग्री के है और φ2 भी नियर अबाउट 90 डिग्री के। हालांकि 90 डिग्री पर तो पैरेलल हो जाएगा, लेकिन अगर 89.9999 भी है तो कहीं ना कहीं जाकर ये P पॉइंट इस Y पर जाके मिल जाएगा। उसी के लिए हम इनफाइनाइट डिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं और ये मान रहे हैं कि φ1 की वैल्यू नियर अबाउट 90 डिग्री होगी फॉर द इनफाइनाइट लेंथ ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर। तो अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है और ये P पॉइंट कहीं मिडिल में है तो φ1 भी 90 डिग्री और φ2 भी 90 डिग्री होगा। तो पहली कंडीशन हमारी ये बन जाती है कि वायर इनफाइनाइट लेंथ का है और P पॉइंट कहीं मिडिल में लाई कर रहा है, तो φ2 की जगह भी 90 लगा दो और φ1 की जगह भी 90 लगा दो और sin 90 1 होता है तो 1 + 1 2 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 2 होने का मतलब है 2 से ये 4 कैंसिल होके 2 रह जाएगा, तो फार्मूला आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। दूसरा स्पेशल केस ये बनता है कि वायर तो इनफाइनाइट लेंथ का है लेकिन P पॉइंट कहीं मिडिल में लाई नहीं कर रहा, बल्कि P पॉइंट किसी एक एंड के बराबर लाई कर रहा। तो जब P पॉइंट किसी एक एंड के बराबर में लाई कर रहा होगा तो एक एंगल तो 0 हो जाएगा, एक एंगल 90 रहेगा। तो जहां φ1 और φ2 दोनों 90 लगाए गए थे, इनमें से एक एंगल 0 हो जाएगा और एक एंगल 90 का हो जाएगा। तो चूंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है तो केवल यहाँ 1 रह जाएगा, तो यहाँ कंडीशन आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई। तो 3 फॉर्मूले मिले। अगर फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a
साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। इनफाइनाइट लेंथ का है, पॉइंट कहीं मिडिल में लाई कर रहा है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए। इनफाइनाइट लेंथ का है, पॉइंट मिडिल में लाई नहीं कर रहा बल्कि किसी एक एंड के नियर लाई कर रहा है, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ठीक, तो ये 3 रिलेशंस यहाँ पर यूज होंगे। इस पर प्रॉब्लम्स आती हैं। मैं आपको एक फाइनाइट लेंथ की एक प्रॉब्लम यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ किस तरह से ये क्वेश्चंस बनता है। देखिए, फाइनाइट लेंथ पर प्रॉब्लम किस तरह से आती है। मान लीजिए आपको एक स्क्वायर दिया गया और स्क्वायर में करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए आई। स्क्वायर की साइड गिवन है ए और आपसे पूछा गया है कि बताइए जहां स्क्वायर के डायगोनल इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस करंट कैरिंग वायर्स की वजह से। ठीक है, देखिए भाई, पहले आप कोई सा भी स्क्वायर की एक साइड देख लीजिए, तो ये यहां से लेके यहां तक की एक फाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट नहीं है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ये परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, ए वाई 2। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह हम यूज कर लेंगे ए वाई 2। ठीक है, चूंकि स्क्वायर है तो ये एंगल 90 90 90, तो ये टोटल 90 है, तो ये भी 45 और ये भी 45, तो फाई 1 45 डिग्री और फाई 2 भी 45 डिग्री, जबकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ए वाई 2। करंट आई हमें गिवन है, तो किसी एक वायर की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। ए की जगह ए वाई 2 साइन फाई 1 की जगह 45 प्लस साइन फाई 2 की जगह भी 45। 2 से ये कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए साइन 45 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, 2 अपॉन रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो भाई ये आ गया म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई ए। ये मैग्नेटिक फील्ड केवल एक साइड की वजह से आई है। अब इसकी जरा डायरेक्शन भी देख लो। मैंने आपको एक रूल बताया था, राइट हैंड पाम रूल। आपको थंब करंट पे रखना है और चारों फिंगर उस पॉइंट की तरफ कर देनी है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। देखिए किस तरफ आया, अंदर की तरफ, इनवर्ड। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड। ऐसे ही हम दूसरी साइड की वजह से देखेंगे, ऐसे ही तीसरी साइड की वजह से देखेंगे और चौथी साइड की वजह से देखेंगे। अगर सभी साइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में गया है तो सबको ऐड कर देंगे। ठीक, जरा देख लेते हैं डायरेक्शन। इसकी वजह से अगर देखें तो ये भी अंदर की तरफ, इसकी वजह से ये भी अंदर की तरफ और इसकी वजह से ये भी। तो चारों साइड्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ ही है, सबकी डायरेक्शन एक है और इन सभी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको बस 4 टाइम्स कर दीजिए। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर 4 म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 पाई ए, और ये मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ। ये जो क्रॉस का मतलब है, इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। ठीक, तो इस तरह से हम फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर के लिए न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इसी तरीके से इनफाइनाइट लेंथ के भी क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे। आपको इस तरह के भी क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें पॉइंट कहीं मिडिल में लाई कर रहा होगा। आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पॉइंट किसी एक एंड के नियर लाई कर रहा होगा। तो अगर मिडिल में लाई कर रहा है तब तो आप म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ए लगाइए, और अगर कहीं एक वायर के एंड के नियर लाई कर रहा है तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए लगाइए।
इस तरह से हम इसके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगली वीडियो में हम एक सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सेंटर पर और एक्सिस पर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।